हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। एक डेरिवेशन करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। भाई हमने पढ़ा था, भाई पहले भी पढ़ चुके थे हम। क्या पढ़े थे? वॉल्स लॉ पढ़े थे, चार्ल्स लॉ पढ़े थे, एवोगाड्रोस लॉ पढ़े थे, या रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन, ये सारी चीजें पढ़े थे ना। ये सारे लॉ थे हमारे पास। इन सभी लॉज का डेरिवेशन करने वाले हैं, किस तरह से हुआ है, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। भाई हमने लास्ट लेक्चर में, आपको सबको पता है, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर ये इक्वेशन हमने निकाली थी, P इक्वल टू 1/3 mn/VRMS²। भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हम वापस से बताते हैं। सर इस वक्त हम पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट, और ये हमारे पास जो गैसियस स्टेट है उसका ये लेक्चर नंबर है भाई साहब 7। मतलब सर इससे पहले हमारे पास 6 लेक्चर हो चुके हैं। भाई 6 लेक्चर हो चुके हैं। 6 लेक्चर में हमने क्या किया वो आपको बता दें, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, बीएससी 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमारे पास ये सारी यूनिट है। केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, और आपका फेज इक्विलिब्रियम है, गैसेस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरीज हैं, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। सर ये 8 यूनिट है, जिसमें से अभी तक आज की डेट तक हम केमिकल काइनेटिक्स कर चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कर चुके हैं, फेज इक्विलिब्रियम कर चुके हैं, गैसेस स्टेट अभी हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, लिक्विड अभी हमारा रह गया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, और इधर हमारे पास थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी खत्म कर चुके हैं। आज की डेट तक इतना हो गया। आने वाले टाइम में सारा का सारा सिलेबस हम करने वाले। लेकिन आपको बता दें भाई, 6 लेक्चर जो पिछले हुए हैं उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या चीजें पढ़ी हैं भाई? हमने देखो सबसे पहले मैटर को समझा, मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर गैस की सारी प्रॉपर्टीज हमने जानी, है ना। उसके बाद फिर गैस में हमारे पास बहुत सारे लॉ थे जो हमने पढ़े थे। वो कौन कौन से लॉज थे भाई हमारे पास? वॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सारे लॉज हमने पढ़े थे, है ना। और इन्हीं सभी लॉज को पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़े थे किसके साथ? फिर हम आगे बढ़े थे आइडियल गैस इक्वेशन। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन खत्म करने के बाद फिर कहाँ गए थे भाई हम? उसके बाद में हम पहुंचे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, क्या कहती है थ्योरी, और इस थ्योरी के बाद में फिर उसको पोस्टुलेट खत्म किया। उसके बाद उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन किया था कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को कहाँ से अजम्पशन लिया था, किस तरह से लिया था, और उसका पूरा डेरिवेशन करने के बाद लास्ट हमने जो फाइनल इक्वेशन निकाली तो वो ये थी हमारे पास, P इक्वल टू 1/3 mn/VRMS²। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पर होती है, और कौन कौन से टर्म क्या होते हैं ये जान लिए थे। आज का काम क्या है सर? जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर जो इक्वेशन निकाली है वो क्या हमारे सारे के सारे गैस लॉज को फॉलो करती है या नहीं करती है, ये हमें देखना है। एक्चुअल में भाई करती है तो हम एक काम करते हैं, सबको 1 by 1 लेकर देखते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? बॉयल्स लॉ की। सबके हम बात करेंगे, और सबसे पहले बॉयल्स लॉ, ठीक है सर। बॉयल्स लॉ की बात करो, बॉयल्स लॉ की हम बात कर लेते हैं, ठीक है सर। करिएगा बात, बॉयल्स लॉ की बात करो। एक बार देखो, आपको पता है अभी बॉयल्स लॉ हम पढ़ चुके थे कि नहीं पढ़ चुके थे? हाँ बिल्कुल पढ़ चुके थे। तो वापस से उसकी थ्योरी नहीं लिखेंगे, एक बार वहीं जाकर बॉयल्स लॉ को देख लेते हैं कि भाई बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है। जरा यहाँ देखिए, बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या कह रहा है भाई? बॉयल्स लॉ हमारे पास ये कह रहा है, Boyle's law ये कहता है, अकॉर्डिंग टू Boyle's law, द प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कुल मिलाकर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर आप यहां से मान लीजिए वॉल्यूम को इधर लेके जाते हो पीवी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कुछ प्रोपोर्शनल किसी न किसी चीज के, तो वो क्या चीज होगी भाई? वो चीज कांस्टेंट हो जाएगी ना, बिल्कुल। तो यहां से कोई ना कोई एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ये हमने आगे लिख रखा होगा बिल्कुल। यानी कि पीवी जो है वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। सर यही था हमारे पास बॉयल्स लॉ। इसी के साथ हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर आ गए, बिल्कुल आ गए। सर क्या करेंगे? हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल, हमें उसके अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन बताओ। क्या लिखेंगे? काइनेटिक थ्योरी
ऑफ गैसेस according to kinetic theory of gases equation, kinetic theory of gases equation से हमने क्या जाना है भाई, हमने ये जाना है, देखिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन से हमने जाना था। लास्ट इक्वेशन क्या आई थी सर, पी वी इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, ठीक है, हमने लिखा पी वी इज इक्वल टू 1/3 m, फिर क्या था उसके बाद n VRMS स्क्वायर, तो मैं RMS नहीं लिख रहा, डायरेक्ट V स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इतनी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, बिल्कुल। अब यहां से आपको आगे करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, आप जरा थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू ये हो जाएगा 2/2 इंटू 1/3 mn V स्क्वायर। इसमें तो कोई समस्या नहीं भाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं 2 से 2 कैंसिल भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करूंगा, कैसे करूंगा सर, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू ये 2/3 को मैंने इधर ले लिया, ये 2 को अंदर लेके जाने वाला हूं मैं, तो मैंने क्या करा इंटू n को मैंने आगे ले लिया इंटू 1/2 mv स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 mv स्क्वायर। अब एक चीज देखो भाई, मैंने क्या किया 2/3 ले लिया, n ले लिया, उसके बाद क्या बचा 2/3 लिए तो 1/2 बचेगा ना, बिल्कुल, यहां से बचा m, यहां से बचा v स्क्वायर। और वी नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानते हैं भाई 1/2 mv स्क्वायर क्या होता है सर, ये तो काइनेटिक एनर्जी होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता, सबको पता होगा काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है सर। इसकी जगह मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी, n इंटू काइनेटिक एनर्जी। सर ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। इसके साथ हमको एक चीज पता है, और हमने बहुत प्यार से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर एक स्टेटमेंट पढ़ा था, वो ये था सर, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर। हम ये कहेंगे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो केवल एक चीज पर डिपेंड करती है, और वो चीज क्या है, टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। किसका टेम्परेचर फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। और हम जानते हैं अगर हम वॉयल्स लॉ की बात करें, किसकी बात करें, वॉयल्स लॉ, तो वॉयल्स लॉ में भाई साहब हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। और भाई इसको देखते हुए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे सर पी वी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं सर 2/3 के तो कांस्टेंट है, बिल्कुल। एन किसी भी गैस के जो नंबर है वो भी तो कांस्टेंट रहेंगे, और वो हमने वहां पर भी देख रखा था भाई, ये हमने यहां पर भी देख रखा था भाई। देखिए जरा, अगर हम वॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा था कि किसी भी फिक्स मास का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके मोल या फिर उसका नंबर और उसके टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो भाई एक बात बताओ, अगर नंबर कांस्टेंट हुआ तो एन कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई, 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा ना। अब ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा तो पी बी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। मींस आप लिख सकते हो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ये फॉर्मूला हमारा कहां से आया है, ये हमारे पास डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो इक्वेशन है वहां से ड्राइव करने के बाद ही ये चीज हमें पता चलती है, मतलब वॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम एक काम करते हैं सर, क्या काम करते हैं, अगले की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, करिए। सेकेंड हमारे पास एक चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा था सर, कुछ सारे नहीं पढ़ने, कुछ पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। चार्ल्स लॉ के बारे में हमें जानना है, ठीक है सर, करिए चार्ल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़िएगा। ओके सर, चार्ल्स लॉ के बारे में जानते हैं। कहानी सर वही करनी है। अच्छा, मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि आपको करके तो यहीं तक लाना है ना, बिल्कुल। मैं काम करता हूं, मैं लिख देता हूं पी वी इज इक्वल टू
2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये तो हो जाएगा बिल्कुल सर, यही है। ओके सर, चार्ल्स लॉ में क्या बताया था सर? चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर ही तो पढ़ा था, बिल्कुल कांस्टेंट प्रेशर पढ़ा था। और चार्ल्स लॉ को अगर एक बार देखें सर, क्या था चार्ल्स लॉ, एक बार जाना, हम पहुंचे भाई चार्ल्स लॉ किधर मिलेगा अपन को, हमें मिल जा भाई आगे चार्ल्स लॉ, ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं टेम्परेचर को, और मोल्स तो सेम रहेंगी रहेंगी, अगर कांस्टेंट प्रेशर कर दिया जाता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहां पर क्या करना है आपको, प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए। तो एक बात बताओ, यहां से प्रेशर भी कांस्टेंट, तो मैं ये लिख सकता हूं वॉल्यूम इज इक्वल टू 2n/3p, भाई 2n, 3 नीचे है, p नीचे ले आया, इनटू काइनेटिक एनर्जी। भाई एक बात बताओ मुझे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि भाई चार्ल्स लॉ कह रहा है प्रेशर को कांस्टेंट रखो, हमने प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया, एन वैसे भी कांस्टेंट है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस बार कांस्टेंट नहीं रहेगी। हम कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगी सर? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। भाई ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है, प्रेशर का नहीं होता है। और जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी घटेगी। तो भाई हम एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, V जो होगी वह V क्या करेगा, एक बात बताओ, एन कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इट मींस वी कैन से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। तो यहां से क्या रहेगा हमारे पास, टेम्परेचर ही तो रहेगा। तो यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर। ये पूरी चीज क्यों क्या मान लिया, कांस्टेंट के मान लिया हमने। तो ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, इसलिए काइनेटिक की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, टेम्परेचर। बाकी जो भी वैल्यू हमें उससे भी कोई मतलब है नहीं, बाकी सभी वैल्यू किस में काउंट हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट में काउंट हो जाएंगे। क्लियर है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सर ये सेकंड हमारे पास हो गया है, ये सेकंड हमारे पास हो गया। अभी हम चलते हैं थर्ड के लिए, ठीक है। ओके थर्ड हम लेते हैं एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, सर एवोगाड्रोस लॉ बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। क्या था सर एवोगाड्रोस लॉ में, एक बार हम एक काम करते हैं, पढ़ते हैं भाई इसको, उसके बाद वापस चलते हैं। ठीक है हम पहुंचे भाई, एवोगाड्रोस लॉ मिल जा, किधर मिलेगा, मिल गया एवोगाड्रोस लॉ, ये रहा सर, ये मिल गया हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। क्या कह रहा था सर, देखिए एवोगाड्रोस लॉ हमारे पास ये कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। अगर आप गैस के नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। या फिर आप एक चीज बोल सकते हो, यहां पर एक डेफिनेशन और लिख सकते थे, और वो डेफिनेशन शायद हमने नहीं लिखी, हम ये भी बोल सकते हैं भाई वॉल्स लॉ काम किस पर करता है, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों रहता है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाओगे तो भाई प्रेशर भी उनका क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब अगर सर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर लूं, अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगा तो उसके मोल भी तो कांस्टेंट हो जाएंगे ना, बिल्कुल। मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं, भाई एवोगाड्रोस लॉ की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां बोल सकते हैं सेम या फिर इक्वल वॉल्यूम of gases have equal number of moles,
आपके पास मान लीजिए दो गैस आपने ले रखी है और दो गैस ले रखी है, तो दोनों में अगर टेम्परेचर प्रेशर मैं फिक्स कर दूं, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दूंगा, तो सर अगर दोनों का वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया तो दोनों के मोल भी क्या रहेंगे, फिक्स ही रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोल बढ़ेंगे, वॉल्यूम घटाओगे तो मोल घटेंगे, वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो मोल्स भी फिक्स हो जाएंगे, बस खत्म कहानी। यही कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट करते हो तो आपका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, मतलब वॉल्यूम फिक्स करने पर नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स रहेंगे। सर इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे करेंगे ना, समझने की कोशिश करते हैं भाई। अरे भाई किसका कॉल आ रहा है, ओके देखिए चलें क्या करते हैं, हमने ये लिया, क्या थी इक्वेशन, लिखो पूरी, हमें तो पता भाई कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन या फिर एम एन वी स्क्वायर, ठीक है यही है ना, बिल्कुल। एक काम करते हैं, हम दो गैस लेते हैं, गैस नंबर 1 देखने के बाद गैस नंबर 1 और यहां पर हमने ले लिया गैस नंबर 2, गैस नंबर 2, ठीक है। गैस 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, हम ये लिख सकते हैं P1V1 बराबर 1/3 एम एन वी स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हैं P2V2 इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी टू स्क्वायर, यहां से M1 N1 V1 स्क्वायर M2 N2 V2 स्क्वायर, सही, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, क्या देखना भाई, मैंने यहां पर एक चीज ले सकते हैं हम, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, बिल्कुल, और क्या टेम्परेचर भी कांस्टेंट तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, ठीक है। हमने अपनी तरफ से वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर लिया, यानी V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। ऐसा करने से इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो। हम एक काम करते हैं सर, काम ये करते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर रखते हैं तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, इसको रखो, ये हो जाएगा 1/, क्यों रखना है भाई, क्यों रखना है, क्योंकि P1 V1 बराबर है तो P2 V2 भी बराबर है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा ना, इसलिए हम दोनों को बराबर रख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/3, यहाँ पर हो जाएगा M1 N1 V1 स्क्वायर बराबर 1/3 M2 N2 V2 स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब एक चीज देखिए, हम वही वाला काम करते हैं, पहले वाला काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वाला काम करेंगे तो हमने क्या लिखा था भाई, इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आया था 2y3 N1 इंटू काइनेटिक एनर्जी, N1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर 2/3 N2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2, ये तो हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। देखिए भाई आप कहेंगे सर ये कैसे आया, जरा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, हमने कैसे लिखा था भाई। आप जो हमारे पास PV इक्वल टू 1/3 MnV स्क्वायर होता है, आप इसको PV इक्वल टू 2/3 N इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, तो वही लिखा है 2/3 काइनेटिक एनर्जी, सॉरी 2/3 N इंटू काइनेटिक एनर्जी, वही लिखा है मैंने। तो इस वाले पूरे इक्वेशन को 2/3 N इंटू काइनेटिक एनर्जी, अब 1 वाला तो 1 लगा दिया, 2 वाला तो 2 लगा दिया, बस खत्म कहानी। अब आप एक चीज देखिए सर, मैं यहाँ से एक चीज कर सकता हूँ, 2/3 से 2/3 को कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ से हो जाएगा N1, वहां से हो जाएगा N2। अच्छा एक चीज देखो भाई, यहां पर क्या लिखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हमें एक चीज पता है सर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो कांस्टेंट रहेगी भाई, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी तो हम ये बोल सकते हैं सर ये काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 भी इक्वल होगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा N1 बराबर N2। अरे सर बस यही कहना चाह रहे थे, हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर को आप इक्वल कर दोगे तो नंबर बढ़ाने पर, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पर उनका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। और अगर मैं दो गैस लेता हूं, दोनों का वॉल्यूम बराबर ले लेता हूं तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। तो मैंने जब यहां पर दोनों के वॉल्यूम बराबर लिए, V1 और V2 को बराबर लिया, तो उस केस में देखा उनके मोल भी बराबर आ रहे N1 और N2। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी।
चलिए सर एक और लॉ करते हैं, एक और लॉ करते हैं, उसका डेरिवेशन भी करते हैं। वो डेरिवेशन हमारा होगा, चलिए नंबर 4 हम करते हैं भाई लॉ ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन। सर हमने दोनों बोला था कि दोनों में ये चीज यूज होती है हमारे पास, इफ्यूजन हो या फिर डिफ्यूजन हो। इफ्यूजन में और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, इस चीज हम बता चुके हैं अभी लास्ट क्लास में, अपनी जो भी क्लास हमने पढ़ा था वहां पर हम इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं भाई लॉ ऑफ, ये तो ग्राम्स लॉ है, इससे पहले डाल्टन्स लॉ हो गया, पढ़ा था कि नहीं, कहते पढ़ा तो था भाई डाल्टन्स लॉ, हाँ यही तो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ये होता है हमारे पास है ना। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन में हमने सारा समझा था और समझने के बाद एक डेफिनेशन इसकी लिखी थी और वो ये थी अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन or effusion of any gas is inversely proportional to the square root of density of that gas। भाई यहाँ पर ऑफ नहीं और है ना, और लिख लेना। और इसके बाद हमने जो फाइनल फॉर्मूला देखते हैं भाई, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये था मास के टर्म में, यानी कि RA/RB इज इक्वल टू रूट MB/MB। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इधर चलता है, यहाँ चलते हैं भाई। ये हमारे पास लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, तो इसको आप एक टर्म में और लिख सकते हो भाई, और वो टर्म ये है ग्राम्स लॉ ऑफ, है ना, ग्राम्स लॉ ग्राम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, बात एक ही है। तो इसके लिए हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो वही कहानी पे पहुंचो भाई, सबसे पहले तो उसी कहानी पे पहुंचते हैं। हमारे पास कहानी ये थी कि सर दो गैस ली है, दोनों गैसों के लिए हम लिख रहे हैं 1/3। अब आपको पुरानी वाली कहानी से चलना, बार बार शुरू से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। 1/3 M1 N1 V1 स्क्वायर बराबर 1/3 M2 N2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, और काम ये है भाई 1/3 से 1/3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए। क्या बचेगा सर, यहां से बचेगा हमारे पास M1 N1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 N2 V2 स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पर हम करेंगे फ्रॉम एवोगैड्रोस लॉ, फ्रॉम एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में हमने जाना अभी क्या था, N1 इक्वल टू N2 है, बिल्कुल है, N1 इक्वल टू N2 है, तो हम क्या कर देंगे भाई, जब N1 और N2 की वैल्यू सेम होगी तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास M1 V2, अरे यार 2 कहाँ से लिख दिया, ये इट्स बाय मिस्टेक, इधर 1 वाले इधर 2 वाले, तो ये हो जाएगा हमारे पास M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू M2/M1, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। ये V1 आ गया, ये V2 आ गया, दोनों का स्क्वायर है, इधर M2 डिवाइड बाई M1। अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूं भाई, मैं यहां से लिखना चाहूं V1/V2 इज इक्वल टू, क्या हम इसको M2/M1 को किस में लिख देंगे, रूट में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, रूट में लिखेंगे भाई। क्यों, क्योंकि अगर इधर से आप स्क्वायर को हटाओगे तो ये पावर जाएगी 1/2, 1/2 मतलब रूट में आ गया, है ना, स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट। सर बस यही जानना है, और हमें ये पता होता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है या फिर डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के,
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, v1 की जगह लिख सकते हैं r1, v2 की जगह लिख सकते हैं r2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट m2 की जगह उसका मोलर मास और m1 की जगह उसका मोलर मास। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है r1 अपॉन r2 इक्वल टू रूट ऑफ m2 अपॉन m1, या फिर ra अपॉन rb इक्वल टू रूट ऑफ mb अपॉन ma। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। हमने जितने भी लॉस पढ़े थे उनके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर उनका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो भाई ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी हम अगले टॉपिक में क्या करने वाले हैं एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अगले जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम करने वाले हैं रियल गैस के बारे में बात। अभी तक हमने किसके बारे में बात करी भाई? आइडियल गैस के बारे में। जितने भी लॉ थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये सब आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। अब एक्चुअल में जो हमारे पास जो गैसें होती हैं, क्या वो इन लॉज को फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं, या फिर अगर करती भी हैं तो कितनी हद तक करती हैं, कितने परसेंट तक करती हैं, ये सब हम बोल सकते हैं। यानी कि उनकी लिमिटेशंस देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। रियल गैस को पढ़ने वाले हैं, कहाँ पर डेविएशन दिखाती हैं, कहाँ डेविएशन नहीं दिखाती हैं, किस कंडीशन में दिखाएंगे, किस कंडीशन में नहीं दिखाएंगी, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे एक उम्मीद जरूर करना चाहेंगे भाई कि आप जितना हो सके उतना लेक्चर को शेयर करो भाई, जहाँ तक जिन लोगों को भी ज़रूरत है। मैं आपको बता दूँ, ये लेक्चर नॉट इवन फॉर बीएससी, केवल बीएससी के लिए ही नहीं है। बीएससी के अलावा अगर आप एमएससी कर रहे हो, है ना, या फिर जेईई मेंस में या नीट में या एडवांस में या फिर आईटी जैम हो, गेट हो, नेट हो, कहीं पर भी अगर ये टॉपिक आ रहा है और ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जो बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर अगर मैं मान लो CSA नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या ये लेक्चर्स मेरे लिए सफिशिएंट है? तो मैं आपको बता दूँ, देखो लेक्चर सफिशिएंट है, बस आपको वो एग्जाम्स निकालने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई इतने बड़े लेक्चर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पाता, मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्योंकि अभी इतना समय है नहीं, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूँ। वो ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, आपको अगर थ्योरेटिकल देना है, ग्रेजुएशन के लिए करना, तो ये सफिशिएंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए पढ़ना है तो पढ़ यहाँ से सकते हो, साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप अगर कोई कर भी रहा है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नहीं होते हैं आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।